राष्ट्रीय भावना या राष्ट्रीयता का प्रसार। देखिए हम लोग मतलब 1857 के पहले तक भारत में इस तरह का कि हम लोग पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी और पाकिस्तान से बांग्लादेश तक पूरा हम लोग एक हैं, इस तरह का फीलिंग हम लोगों में नहीं था, क्योंकि हम लोग पूरा भारत सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी वाला सिस्टम था जी। मतलब समझे कि गांव है यही मेरा देश, यही मेरा सब कुछ, गांव वाला का ही गांव वाले का लड़ाई हुआ था तो दूसरे गांव वाले से। जैसे आप किसी से पूछते कि कहाँ है तुम्हारा घर, जीता हमारा देश फलाना है, हमारा देश होता, मतलब उसको वो अपना उतना ही दूर तक समझता था। तो इस तरह का फीलिंग हम लोग में नहीं था। तो धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना का प्रसार अंग्रेजों के कुकृत्य के कारण ही हुआ, और हम लोगों पर रूल करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया, सुन लीजिए जी, हम लोगों पर रूल करने के लिए जो गोरों द्वारा सिस्टम बनाया गया, उसी सिस्टम का बाय प्रोडक्ट हुआ कि हमारा मतलब नेशनलिस्ट फीलिंग का जो प्रसार हुआ, उसके पीछे कारण ये भी रहा कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ कुछ हम लोगों को रूल करने के लिए जो तरह का सिस्टम बनाया गया। अब ये कैसे हुआ सो बता रहे हैं। पहले जी अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत में एक तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक तरह का हुआ ना पूरे भारत में। जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ होगा उसी तरह का वहां भी इस तरह से, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा भारत एक हो गया नहीं। उसी तरह से अंग्रेजों के द्वारा जब रेलवे लाया गया यहाँ, समझ लीजिए, तो रेलवे लाया गया तो उसका उद्देश्य था कि पूरे भारत के हिंटरलैंड से रॉ मटेरियल को पोर्ट तक ले जाना और फिनिश प्रोडक्ट को पोर्ट से पूरे हिंटरलैंड तक पहुंचाना। मतलब ये हुआ कि भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना और फिर बंदरगाह से जो ब्रिटेन में जो सामान बना उसको बंदरगाह से पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाना। तो अंग्रेजों का तो ये उद्देश्य था ट्रेन का लाने का। लेकिन अब ट्रेन जब भारत में शुरू हुआ जी, तो फिर हम लोग भी उस पर चढ़ने लगे नहीं। हम लोग मतलब जानवर की तरह ही ऐसे करके बैठे रहते थे थर्ड क्लास में, वो अलग चीज है, लेकिन बैठते थे ना। तो हम लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो धीरे धीरे ये हम लोग को लगने लगा कि वो सब तो हम ही लोग की तरह है, हमारा कल्चर हमारा सब कुछ लगभग एक ही है। तो धीरे धीरे रेलवे का एक बहुत बड़ी भूमिका रही यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया में, बात समझे जी। तो रेलवे एक हुआ जी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन आपको बताया भी कि प्रशासनिक रूप से पूरे भारत को एक कर दिया गया। लीगल सिस्टम भी जो बनाया गया उसमें कानून भी एक हुआ पूरे भारत के लिए नहीं। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली, और अब एक चीज क्या हुआ, जो हमारे यहाँ जब वेस्टर्न एजुकेशन शुरू हुआ, समझ लीजिएगा जी, तो वेस्टर्न एजुकेशन जब हमारे यहाँ शुरू हुआ तो पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिलेबस लाया गया नहीं। अब जब पूरा भारत उसी सिलेबस को पढ़ा तो सबका विचारधारा भी लगभग एक तरह का हुआ नहीं। तो भारतीय जो राष्ट्रीय नेता थे तो वो लोग पढ़ना शुरू किए कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज हम लोग पढ़ना शुरू किए। तो हम लोग को लगा कि ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी क्या कर रहा है, हम लोग के साथ क्यों नहीं है। तो उन कारणों से भी भारत के लोगों में ये राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और दूसरी चीज ये हुई कि लोगों का सोच एक जैसा हो गया। जो बंगाल का नेता जिस तरह का सोच होगा, क्योंकि सेम तरह का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो सेम तरह का सोच। और दूसरी चीज क्या हुई कि एक लिंक लैंग्वेज हो गया भारत में। आपको पता है कि हर थोड़े थोड़े दूरी पर भाषा बदल जाती है, तो एक लिंक लैंग्वेज हो गया क्या, तो इंग्लिश। अब दक्षिण भारत के नेता
उत्तरी भारत के नेता से तमिल और तेलुगु में तो बात कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक लिंक लैंग्वेज हो गया। ऐसे लिंक लैंग्वेज भारत में हमेशा से रहा है। क्या था लिंक लैंग्वेज? संस्कृत। हम लोग प्राचीन काल से ही साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जब हम लोग जाते थे तो हम लोग का लिंक लैंग्वेज क्या होता था? तो धीरे धीरे संस्कृत चूंकि अब धीरे धीरे पीछे हो रहा था फॉर वेरियस रीजन, तो एक लिंक लैंग्वेज हम लोग को मिला। अब क्या है ना कि अलग अलग लोगों का अनुभव अलग अलग हुआ और उस अनुभव के थ्रू लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। जैसे जो भारत के बिजनेस मिडिल क्लास पर जो एजुकेटेड इंडियन थे, उसको ये लगा कि हम लोग इतना पढ़े लिखे तो हम लोगों को केवल क्लर्क की नौकरी दी जाती है और सारा जो पावरफुल पोस्ट है या ऑफिसर वगैरह केवल अंग्रेज बनाए जाते हैं। तो जो एजुकेटेड यूथ था उसमें इस तरह का हुआ कि हम लोग साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे ही देश में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, ये लोग तो बाहर के लोग हैं, समझे। दूसरी चीज तो ये एक मिडिल क्लास का प्रॉब्लम हुआ, समझे। यहाँ का जो मर्चेंट और ट्रेडिंग क्लास था या बिजनेस क्लास जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसके द्वारा ये देखा गया कि कोई भी ब्रिटिश या यूरोपियन बिजनेसमैन है तो उसको ब्रिटिश सरकार बैंक गारंटी देती है, उसको कंसेशनल लोन दिया जाता है और उसको कई तरह से प्रमोट किया जाता है। तो उन लोगों को भी लगा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम लोगों को भी इस तरह की सुविधा मिलती। नहीं तो बिजनेस क्लास को भी लगा कि नहीं, ये हम लोग से अलग है, हमारा इंटरेस्ट हमारी सरकार के द्वारा सेफगार्ड किया जा सकता है या प्रमोट किया जा सकता है, समझे। तो ये बिजनेस क्लास हो गया। अब पीजेंट्री का तो आपको पता है कि उसको पता था कि हमारा दुश्मन एक ही है, वो कौन है? तो अंग्रेज। आर्टिजन को भी पता था। अब इस तरह का जो लोगों में प्रॉब्लम था, अच्छा जो इन लोगों के कुछ सपोर्टर भी भारत में थे। अब कौन सपोर्टर थे? जैसे मान लीजिए आपको बताए कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जिसका जिसका राज्य हड़प की नीति और डिफरेंट तरह से छीन लिया गया था, उसको थोड़ा जगह दे दिया गया, रेस्टोर कर दिया गया। उसका क्या हुआ ना कि वो मोटे तौर पर स्वतंत्र था, मोटे तौर पर, लेकिन ब्रिटिश पारामाउंसी को एक्सेप्ट करता था। मतलब कि ब्रिटिश जो है वो हमारा माए बाप है, तो उसके रहमो करम पर वो चल रहा है। तो उसकी मजबूरी थी कि उसको वो सपोर्ट करना ही था, उसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन ऐसे लोगों को भी जब ये ऐसे लोगों के सामने भी जब किसी इंडियन को गाली दी जाती थी तो उसको अंदर से गुस्सा आता था। वो बोल नहीं सकता था क्योंकि उसको पता था कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा जमींदारी, मेरी या मेरा जो भी राज है वो छीन लिया जाएगा। तो लेकिन अंदर अंदर उसको गुस्सा आता था। तब इस तरह का जो लोगों में धीरे धीरे ये फीलिंग आ रहा था कि हम लोग एक ही देश के हैं, इस भावना को फैलाने में प्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही, समझे। अब प्रेस मतलब अखबार, ठीक है जी। अभी भी आप अखबार देखते हैं जी, ढेर सारा अखबार आप देखते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह, और हिंदी में कई तरह का अखबार आप देखते होंगे। तो अभी अखबार का उद्देश्य अलग है। अभी अखबार एक बिजनेस है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, इसलिए वो ऐसी बातें नहीं लिखना चाहेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे, उसका बिजनेस इंटरेस्ट को हार्म पहुंचे। तो सरकार उसको देती है एडवर्टीजमेंट, तो सरकार के खिलाफ नहीं लिखता है। तो अभी प्रेस की भूमिका डिफरेंट हो गई। प्रेस अब एक बिजनेस है, बात समझ में आ रही है। उसमें लोग अपने पैसे से अखबार चलाते थे, देश सेवा की भावना। देश सेवा मतलब लोगों में
भारत का, कि भारत एक है, हम लोग एक ही देश के नागरिक हैं, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों की लोगों की समस्या को हाईलाइट करने के लिए, अंग्रेज क्यों हमारे लिए ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए अखबार का इस्तेमाल किया जाता था। उसका उद्देश्य बिजनेस नहीं था। कितने लोग इसके चक्कर में कंगाल हो गए होंगे। उस समय के नेता अपने पैसे से, अपने खर्चे से चलाते थे, समझे। और अगर ऐसा लगता था कि फ्री में बांटते थे कि पढ़ेगा तब न जानेगा कि क्या क्या। तो लोगों के प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, उसको ये बताना, ये जो कंसेप्ट अंग्रेजों के द्वारा हम लोग के दिमाग में घुसेड़ा गया था कि ये माए बाप है, हम लोग ये लोग को के लिए आए, हम लोग ये लोग के हित की रक्षा करने के लिए, कल्याण के लिए आए, तो वो उसको डिसमेंटल करना था, बात समझे। तो इसमें प्रेस की अहम भूमिका रही, बात समझ गए जी। तो सुनील, कल आप पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि कैसे कैसे भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, नहीं? उसमें आपको बताए थे कि हर सेक्शन को कुछ न कुछ प्रॉब्लम था और सबको लगता था कि हमारे प्रॉब्लम की जड़ है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसमें आपको कई बार बता चुके किसानों को क्या कारण था, आर्टिजन या शिल्पकर्मियों के प्रॉब्लम का क्या कारण है। यहाँ तक कि जो बिजनेस क्लास थी उसको भी लगता था कि अगर हमारी सरकार होती तो हम लोगों को कुछ न कुछ फायदा मिलता, क्योंकि जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा बैंक गारंटी और लोन वगैरह की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन ये इंडियन बिजनेसमैन के साथ ये नहीं होता था। और जो राजा महाराजा थे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको रेस्टोर किया गया था। तो वो चूंकि उसी के कृपा पर थे, मतलब डिस्टेंस ही था, इसलिए वो लोग एक तरह सपोर्टर थे, लेकिन उन लोगों के सामने भी जब किसी इंडियन को गाली दी जाती थी तो उसको भी खराब लगता था, बात समझ गए। जो मिडिल क्लास था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, तो उसके द्वारा ये देखा गया कि जो भी सरकारी नौकरी है बड़ी, वो सब गोरों के लिए, मतलब ब्रिटिश के लिए है। और जो छोटा मोटा जॉब है जैसे क्लर्क का, इस तरह का जॉब ही हम लोग को दिया जाता है, तो उसको उसके आक्रोश का ये कारण था। तो पूरा सारा आपको बताए थे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन हुआ भारत का, नहीं जी, प्रशासनिक रूप से भारत एक हो गया। तो रेलवे की उसमें इम्पोर्टेंट भूमिका रही कि लोग यहाँ से वहाँ गए तो पता चला कि पूरा हम लोग एक ही तरह के लोग हैं, एक ही कल्चर है, सब कुछ एक ही है। और जो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन इसको कहते हैं, तो उसमें एक तरह का सिलेबस, तो एक ही तरह की विचारधारा वाले लोग, और एक जो कनेक्टिंग या लैंग्वेज हुआ कि साउथ इंडियन लीडर नॉर्थ इंडियन लीडर के साथ कनेक्ट कर सके, तो उस तरह का एक इंग्लिश लैंग्वेज मिला। तो ये सब कारण रहा। और इसमें प्रेस की बहुत भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीयता के उदय के लिए ये सब भी मतलब फैक्टर था। जैसे कुछ जो लिटन के द्वारा जो स्टेप्स लिया गया, जैसे आपको पढ़ाए होंगे आर्म्स एक्ट पढ़ाए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इससे लोगों में आक्रोश हुआ काफ़ी। और जो रिपन के समय में, उसके बाद जो हम आपको बताया कि सिविल सर्विसेज में मैक्सिमम एज लिमिट को 21 से 19 कर दिया गया। और फिर जो रिपन के समय में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ कि भारतीयों के मन में जो ये माए बाप वाला कंसेप्ट था कि लोग हम लोग का पूरा भला करने के लिए आया है, तो वो धीरे धीरे कंसेप्ट खत्म हुआ, ठीक है। अब प्रेस जो है, लोगों को प्रेस की भूमिका क्या थी? प्रेस लोगों की समस्या को हाईलाइट करता था, उजागर करता था, और लोगों को ये बताता था कि हम लोग एक हैं और हमारे प्रॉब्लम का मुख्य कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो आपको परीक्षा में ये सब चीज़ पूछा जाता है कि कौन किसका एडिटर था या किसके द्वारा निकाला आता था कौन सा अखबार, तो वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए जी।
लिखित द हिंदू, इसके एडिटर थे या वी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद सुधारक इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उसके वॉइस ऑफ इंडिया ये निकाला आता था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद इंडियन मिरर ये निकाला आता था एन सेन के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद बंगाली ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। समझे? मिटा दे इसको। मिटाए अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ठीक है, मिटाए। उसके बाद एडवोकेट और हिंदुस्तान ये जीपी वर्मा। ठीक है, एडवोकेट और हिंदुस्तान जीपी वर्मा। उसके बाद और केसरी मराठा और ये बाल गंगाधर तिलक। इसमें याद रखना कि ये था मराठी में और ये था इंग्लिश में। ठीक है। और आगे हम लोग बहुत सारा अखबार के बारे में पढ़ेंगे, जो रिलेवेंट है आपके लिए उसको बताएंगे आगे। बेटा दे कुछ अखबार तो अभी भी निकलता है जी, हिंदुस्तान निकलता है, अमृत बाजार पत्रिका निकलता है, द हिंदू निकलता है। ठीक है, बता दें क्या जो चलो। अब कहाँ कहाँ से कौन सा अखबार निकलता था, तो बंगाल से देखिए क्या निकलता था। बंगाल से निकलता था इंडियन मिरर, सोम प्रकाश, संजीवनी
संजीवनी, ठीक है। उसका अमृत बाजार पत्रिका, उसका बंगाली, ये सब कहाँ से निकलता था? ये सब बंगाल से निकलता था, ठीक है। इसको लिख रहे, मिटा दे जी, मिटाए। अब देखिए महाराष्ट्र से या बम्बई से लिखिए, बम्बई से क्या क्या निकलता है? मराठा, केसरी, उसके बाद हिंदू प्रकाश, राष्ट्रगोप्तर, नेटिव ओपिनियन, हो गया। पंजाब से देखिए जी, ट्रिब्यून, कोहिनूर, उसका अखबार आम, ठीक है। यूपी से निकलता था एडवोकेट, आजाद और हिंदुस्तान, ठीक है। हो गया। यूपी से एडवोकेट, आजाद और हिंदुस्तान, पंजाब से ट्रिब्यून, कोहिनूर और अखबार आम, और ये सब आपको बताया महाराष्ट्र बम्बे से। बेटाए रुक जाए, बेटा देते। देखिए ये क्या है ना कि जो मद्रास से लिख लीजिए जी, स्वदेश मित्रम, द हिंदू, आंध्र प्रदेशिका, केरल पत्रिका, दिल्ली से कौम, ठीक है। तो कौम, उसका इनकलाब और विजय, तो कांग्रेस। तो ये आपको बताए कि कहां कहां से कौन कौन सा मुख्य अखबार निकलता था। हो गया, समझे ना? हुआ, बता दे। अब देखिए अखबार तो आपको बता दिए। तो अब चूंकि भारत में नेशनलिज्म अब डेवलप किया पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से, तो अभी भी हम लोग पूरी तरह से इंडिया ये मतलब नेशन बिल्डिंग अभी भी चल रहा है, बात समझे। तो धीरे धीरे मतलब नेशनलिज्म का विकास तेज गति से होना शुरू हुआ।
तो भारत के नेताओं को लगने लगा, मतलब हमारे जो लीडर थे राष्ट्रीय मतलब नेशनलिस्ट लीडरशिप, उनको ये लगने लगा कि भारत में एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो सस्टेनेबल बेसिस पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़े। ठीक है, तो दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इसको हम लोग पढ़ेंगे अब बार बार, INC इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई और इसके पहले प्रेसिडेंट हुए, ये हुए फाउंडर, संस्थापक और इसके पहले प्रेसिडेंट हुए, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट हुए WC बनर्जी, समझे जी। और इसकी पहली बैठक जो हुई वो बम्बई के, बता दे सबको, बताए, इसकी पहली बैठक हुई बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, इसकी पहली गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहली बैठक हुई और इसमें 72 डेलीगेट्स के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा हिस्सा लिया गया। इसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा हिस्सा लिया गया। हाँ, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में हुई। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखिए क्या है ना कि हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा या मेंस का विषय है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में बहुत सारा विवाद है। इसको कहा गया कि सेफ्टी वाल्व, कि अंग्रेजों द्वारा इसको एज ए सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतीयों को यूज किया गया। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया कि हम लोग A.O. ह्यूम या अंग्रेजों को लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में यूज कर रहे थे। इतना कम से कम लिख लीजिए कि इन रिस्पॉन्स टू सेफ्टी वाल्व थ्योरी, देखिए सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के जवाब में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह कहा गया कि वी वेर यूजिंग A.O. ह्यूम एज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर हिंदी में इसको लिख लीजिए तड़ित चालक। हम लोग अपने घर के ऊपर लगाते हैं ना लाइटनिंग से बचाने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू सेफ्टी वाल्व थ्योरी, गोपाल कृष्ण गोखले
declared that we were using aohum as lightning conductor. तो ये सब बात का मामला है। अभी इतना समझ लीजिए कि ये हो गया, कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब देखिए कांग्रेस का मेन उद्देश्य क्या था, आगे आप जानेंगे कि 1885 से लेकर 1905 तक का कांग्रेस का पीरियड, इसको कहा गया मॉडरेट फेज। हिंदी में इसको कहेंगे उदारपंथी चरण या काल, समझे, या नरमपंथी, समझ गए। और 1905 के बाद जो कांग्रेस का हुआ पीरियड, उसको कहा गया एक्सट्रीमिस्ट फेज। हिंदी में इसको कहेंगे चरमपंथी। समझे। तो अभी हम लोग इस फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, बेटा देख। इस समय कांग्रेस का उद्देश्य क्या क्या था। तो पहला उद्देश्य था कि भारत के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तो लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, इसमें क्या था उद्देश्य, भारत के लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। टू प्रमोट नेशनलिज्म एमंग पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। दूसरा उद्देश्य था टू कोऑर्डिनेट बिटवीन नेशनलिस्ट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। टू कोऑर्डिनेट between nationalist leaders from different parts of India। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करना। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय नेताओं के बीच, नहीं लिख पाए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करना। उसके अतिरिक्त था टू हाईलाइट दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पीपल, भारत के लोगों की समस्याओं को उजागर करना। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन पीपल, भारत के लोगों की समस्याओं को उजागर करना। ठीक है, तो अभी कांग्रेस का मेथड क्या था, कांग्रेस के एजिटेशन का मेथड क्या था, तरीका क्या तरीका, आंदोलन का तरीका। कांग्रेस के अभी आंदोलन का तरीका क्या था, बात समझे। तो आंदोलन का तरीका था, उसको कहा गया, जो तरीका था उसको ऑफिशियली कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। हिंदी में इसको कहेंगे संवैधानिक तरीका।
कैसा तरीका? संवैधानिक तरीका। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय का जो कानून था उसमें संविधान तो था नहीं, तो जो भी उस समय का कानून था विद इन दी फोर वॉल ऑफ दैट लॉ कांग्रेस मतलब आंदोलन करती थी। तो बता दें तो कांग्रेस करती क्या थी? देखिए, कांग्रेस के का जो मेन इस समय क्या था काम, स्पीच, पिटिशन, स्पीच रिजोल्यूशन एंड पिटिशन। अब इसका अर्थ क्या हुआ जी कि कांग्रेस ऐसे किसी मुद्दे पर मान लो एक बैठक आयोजित किया गया कांग्रेस के द्वारा, अब लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए, तो ये हो गया स्पीच। उसके बाद जो समस्या थी उसको हाईलाइट करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के लोगों की समस्या क्या है उस संबंध में बात, लोग अपना अपना विचार पर व्यक्त किए, उसका एक प्रस्ताव पारित किया गया और फिर सरकार के सामने एक पिटीशन दिया गया कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। बात समझ में आ गई थी? तो इस समय कांग्रेस का काम यही होता था कि स्पीच रिजोल्यूशन एंड पिटीशन। समझे? कांग्रेस के सारे नेता समय समय पर एकत्रित होते थे और अपने अपने विचार देते थे और उसको फिर प्रस्ताव पारित किया जाता था और सरकार को पिटीशन दिया जाता था कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें कांग्रेस को ऐसा लगता था, ध्यान दीजिएगा, इस समय कांग्रेस को ऐसा लगता था कि ब्रिटेन की जनता भारत के लोगों की समस्या के प्रति मतलब सिंपैथी रखती है, सहानुभूति रखती है। समझे? लेकिन ब्रिटेन की जनता को भारत के लोगों की समस्या के बारे में जानकारी ही नहीं है। बात समझ में आया क्या बोले? बोले कि भारत के कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता था कि ब्रिटिश जनता जो है वो भारत के लोगों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन उन लोगों को यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में सही सही जानकारी नहीं है। तो इसलिए एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होगी। क्या चीज बनाया गया? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में की गई और इसके द्वारा एक पत्रिका शुरू की गई, इसका नाम था इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1889 and it started a magazine known as India। समझे? अब ये जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका क्या पर्पस था? समझे? इसका पर्पस ये था कि इसके द्वारा जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े नेता होते थे कांग्रेस के, उसको भेजा जाता था डेलीगेट्स के रूप में ब्रिटेन, और वहाँ जो पब्लिक ओपिनियन मेकर होते थे उससे ये लोग मिलते थे। सुने जी, वहाँ जो पब्लिक ओपिनियन मेकर होते थे उससे ये लोग मिलते थे और मतलब वहाँ के पब्लिक ओपिनियन या मेकर को एजुकेट करना मतलब भारत के लोगों की समस्या क्या है उसको बताना। बात समझ में आई क्या? समझे? आपको हम बताए कि जो ये ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसके द्वारा डेलीगेट्स भेजा आता था ब्रिटेन, ठीक है, और उस डेलीगेट्स का काम होता था वहाँ के पब्लिक ओपिनियन मेकर से मिलना और उसको भारत की समस्याओं के बारे में
अपना पक्ष, अपना पर्सपेक्टिव। जैसे अभी आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद यहाँ से ढेर सारे लोगों को, ऑल पार्टी नहीं जी, सभी पार्टियों से लोगों को डेलीगेट्स के रूप में दुनिया के विभिन्न देशों में भेजा गया कि जो हमारा पर्सपेक्टिव क्या था, क्यों हम लोगों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, सबके बारे में बताने के लिए भेजा गया लोगों को। नहीं, तो उसी तरह से यहाँ से नेताओं को भेजा आता था कि आप ब्रिटिश ओपिनियन मेकर साथ मिलिए और उसको बताइए कि क्या हम लोग का क्या ओपिनियन है और हम लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, अब क्या है ना कि इस समय कांग्रेस किन किन मुद्दे पर काम करती थी, मुख्य मुद्दा। तो पहला मुद्दा था जी, मिटा दे सब ना, पहला मुद्दा था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, इसको हम लोग कहते हैं ना ह्यूमन राइट्स। तो पहला मुद्दा था कि मानव अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। समझे? दूसरा मुद्दा था वुमेन्स लिबरेशन, मतलब नारी स्वतंत्रता, मतलब वुमेन्स एजुकेशन, इक्वलिटी वगैरह वगैरह को हाईलाइट करना और उसके लिए काम करना। क्या चीज बताए? नारी समानता एवं वुमेन्स इक्वलिटी एंड लिबरेशन। इसी बात को हाईलाइट करने के लिए, ये नारी समानता और स्वतंत्रता को हाईलाइट करने के लिए 1890 ईस्वी में, इसको लिख लेना है, 1890 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो उस समय की पहली महिला ग्रेजुएट, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कादम्बनी गांगुली। ठीक है, कौन थी जी? कादम्बनी गांगुली। इनको अपने अधिवेशन में बुला करके सम्मानित किया गया। लिख लीजिए जी, लिखिए, द कांग्रेस ऑनर्ड फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ इंडिया कादम्बनी गांगुली in its annual session at कलकत्ता in 1890। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत की पहली महिला ग्रेजुएट, किसको? कादम्बनी गांगुली को अपने कलकत्ता अधिवेशन में 1890 में सम्मानित किया गया। ये बेसिकली था कि एक मैसेज देना कि महिलाएं पढ़े लिखे वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अब दूसरा चीज कांग्रेस का इसमें डिमांड होता था कि इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हो गया जी, मतलब नौकरशाही का भारतीयकरण। हो गया, नौकरशाही का भारतीयकरण। अब इसके लिए ये क्यों कांग्रेस का डिमांड होता था? देखिए, नौकरशाही का भारतीयकरण, इसके पीछे का क्या कारण था? दो तीन कांग्रेस का तर्क हुआ करता था। पहला कि पहला तो भारत के लोगों को, अंग्रेज जब यहाँ आते थे, लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता था, सैलरी।
उससे काफी कम पैसे पर भारतीयों को उसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उससे जो पैसा बचेगा उसको पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में खर्च किया जा सकता है, नहीं। और दूसरा चीज था कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम में से ही कोई लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता था। भारत की लोगों की समस्या को भारतीय ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता था, इसीलिए कांग्रेस द्वारा डिमांड किया गया कि भारत का नौकरशाही का भारतीयकरण किया जाए। बात समझ गए जी। अब दूसरी और नेक्स्ट डिमांड ये थी कि हमारा जो उस समय कैसे बोलेंगे, सेना पर खर्च में कटौती, सेना पर खर्च में कटौती। अब देखिए इसको कांग्रेस के द्वारा क्यों इसका डिमांड रखा आता था। इसका डिमांड कांग्रेस द्वारा इसलिए रखा आता था कि उस समय भारत सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत के कुल राजस्व का 52%, कितना, कुल राजस्व का 52% सेना पर खर्च करती थी। बात समझे। अफ्रीका को जीतने के लिए, तो साउथ ईस्ट एशिया में किसी कंट्री को जीतने के लिए, कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए हम लोगों से लिया गया पैसा को ब्रिटिश सरकार उसका 52% खर्च कर देती थी सेना पर। तो भारत के नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का मानना था कि उसको कम करके यहाँ इरिगेशन और जो भी गवर्नमेंट का वेलफेयर का एक्टिविटी हो सकता है उस पर खर्च किया जाना चाहिए, भारतीय जनता के लिए खर्च किया जाना। तो इसी के लिए कांग्रेस के द्वारा डिमांड किया गया ये जी। उसके धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा डिमांड रखा गया 1892 के आसपास, समझे। कांग्रेस के द्वारा एक नारा दिया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, तो कर नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ, समझे जी। इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप ये कहती थी, उसमें जो भी पार्लियामेंट का फॉर्म था उसमें हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व दो, ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग कर नहीं देंगे। बस समझे। उसमें कि इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में आया था, तो उसी के लिए ये सब किया जा रहा था, समझ गए। तो ये सब अभी कांग्रेस का डिमांड था, मॉडरेट फेज ऐसा ही था, समझे। तो कर्जन, तो इसके पहले भी लगाना पड़ता है कुछ, हाँ। तो लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन जो था इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, तब आगे हम लोग पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो इसके समय में कुछ कुछ क्या क्या काम हुआ जिसको जरा देख लीजिए। इसको क्या क्या फिर से लगाया कि कंटिन्यू है, काटना पड़ जाएगा।